नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टी 4.0 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, अभ्यास सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न को देखिएगा और अंत में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है इसमें। साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी यानी कोई भी स्टेट का टीचर या नेट का तैयारी कर रहे हैं, केवीएस का कर रहे हैं या फिर ईएमआरएस का कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। यानी कि हिंदी कंपटीशन से संबंधित कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि वीडियो आप लोग देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते हैं। तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट कैमा है उसको देखते हैं। तो देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 18 है, यानी प्रैक्टिस सेट ये 18 है। इससे पहले आपको 17 प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 17 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो लिंक है दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और जो लेक्चर हुआ है बीपीएससी 4.0 का, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि जब टॉपिक वाइज आप अध्ययन करते हैं तो अभ्यास सेट में आपका नंबर अच्छा आएगा, स्कोर अच्छा आएगा। और जौन टॉपिक में आपका नंबर कम आता है उस टॉपिक को और अच्छे से देख लीजिए तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो आपको सभी टॉपिक को देखना है और सभी टॉपिकों को देखते हुए यहाँ प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिसमें 40 प्रश्न हिंदी साहित्य के और 40 व्याकरण से रहेंगे। यानी इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जैसा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप जो वीडियो को देखिए, अंत में कमेंट कीजिए कि कितना आपका सही होता है और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तब हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए, पेपर 1 के लिए 199 रुपया जो है आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन में लगभग 4000 प्लस बच्चों ने TRA 2 और 3 में योगदान दिया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आगे आप भी अपने तैयारी को हिंदी जंक्शन के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं और मेरे मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, चीज़ें जो उपलब्ध है उसको देखिए। साथ ही साथ बीट जो आने वाली है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका भी तैयारी संपूर्ण करवाई जाएगी और नेट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो बुक है प्रैक्टिस सेट का बीपीएससी स्टेट का, वो भी हो सकता है 1-2 महीना में आ जाए संपूर्ण चीज़। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी के लिए संपूर्ण तैयारी यहाँ व्यवस्था की जा रही है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास सेट 18 के प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो देखिए अभ्यास सेट 18 है, ये 18वां अभ्यास सेट चल रहा है बीपीएससी 4.0 हिंदी विषय का। अगर आप इससे पहले बारे सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी जंक्शन चैनल पे,
वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसको आप लोग देखिए और जवाब दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 विकल्प रहता है, तो 5 विकल्प यहाँ समाहित किया गया है, इसको देखिए और अपना जो है जवाब दीजिए। 5 विकल्प का आदत बनाइए और परीक्षा को जो है अपने मेरिट को पक्का कीजिए। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यानी इनमें से कौन सा कवि है जो अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि यहाँ जो प्रस्तुत कवि हैं तो कौन से कवि हैं जो अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप समकालीन कविता पढ़े होंगे मेरे टॉपिक को, तो आपको ये पता होगा कि कौन से कवि जुड़े हुए हैं। तो सौमित्र मोहन जो हैं अकविता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार हैं, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। सौमित्र मोहन जो हैं अकविता आंदोलन के प्रमुख जो है कवि माने जाते हैं। तो आपको जो यहाँ एक एक प्रश्न बताया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और परीक्षा में पूछने की संभावित प्रश्न भी है। तो आप लोग देखिए अच्छे से और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। कोई भी स्टेट DSSB या राजस्थान टीचर या कहीं और टीचर, झारखंड टीचर आदि का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यही सब प्रश्न वहाँ भी देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, बिंबवाद का संबंध इनमें से किस आचार्य से है? यानी कि आपको बताना है कि जो बिंबवाद है तो उसका जो संबंध है किस आचार्य से रहा है। तो बिंबवाद का जब भी चर्चा आएगा तो एजरा पॉन्ड जो हैं सबसे पहले आएंगे, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर पाश्चात्य काव्यशास्त्र अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पे उसका भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, BPSC 2.4 में पढ़ाए थे, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी नहीं हैं? आपको बताना है कि दिनकर काव्य की जो विशेषताएं हैं वो कौन सा नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, जातिवादी व्यवस्था का विरोध बिल्कुल रामधारी सिंह के जो काव्य पढ़िएगा तो जातिवादी जो व्यवस्था है उसका वो भरपूर जो है विरोध करते हैं। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का संदेश, बिल्कुल सही बात है। इनकी काव्य में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम बहुत निखरता हुआ दिखाई देता है, तो ये भी सही है। युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, ये भी उनकी काव्य की विशेषता है, तो यहाँ नहीं पूछा है। तो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर करना है। जल्दी जल्दी में आप लोग प्रश्न को गलत नहीं कीजिएगा। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि प्रश्न को पहले पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर करना है। तो देखिए, तीनों की तीनों इनकी काव्य की विशेषता है और यहाँ नहीं पूछा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो विकल्प अंग जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प अंग है, क्योंकि तीनों के तीनों जो व्यवस्थाएं हैं, जो विकल्प हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर के पक्ष में है और यहाँ नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प अंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है? कौन सा है आपको बताना है, जिसमें मानव जो प्रवृत्ति है, मनोविकार है, उसको एक पात्र के रूप में नाटकीय ढंग है, द्वंद्व है, उससे जो है प्रभावित करते हुए सृष्टि करते हैं जयशंकर प्रसाद। तो वो कौन सा नाटक है? तो वो नाटक है कामना नाटक। जयशंकर प्रसाद नाटकों के बादशाह माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। कामना नाटक में ऐसा आया है, मानव प्रवृत्तियों और मनोविकारों को पात्र के रूप में इंगित किया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध कौन सा है आपको बताना है।
तो शरद जोशी के बारे में अगर आप पढ़े होंगे निबंध में तो आपको पता होगा यत्र तत्र सर्वत्र, ये भी उनका निबंध है। जीप पर सवार इदियाँ, ये भी है। रहा किनारे बैठ, ये भी है। यानी तीनों के तीनों निबंध जो हैं शरद जोशी जी का है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर विकल्प घ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। तो रामविलास शर्मा की पुस्तकें कौन सी है आपको बताना है। तो रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक के श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है आलोचनात्मक जो है बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें प्रेमचंद और उनका युग इन्हीं का है। परंपरा का परंपरा इन्हीं का है। निराला का साहित्य साधना इन्हीं का है। तीनों जो है इन्हीं का काव्य है, जिसमें निराला की साहित्य साधना बहुत ही बेहतरीन काव्य है जो प्रसिद्धि भी मिला है। तो निराला का साहित्य साधना जो है बहुत बेहतरीन है रामविलास शर्मा की पुस्तक। तो तीनों की तीनों इन्हीं के पुस्तकें हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों पुस्तकें प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का परंपरा, निराला का साहित्य साधना, तीनों इन्हीं का पुस्तक है। तो विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्ष्मी दासिन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है। लक्ष्मी दासिन जो है किस उपन्यास की पात्र है आपको बताना है। देखिए TRE 1 जब पूछा गया था तो उसमें बीच बीच से प्रश्न उठाए थे, उसी को देखते हुए इस तरीका के प्रश्न इसमें समाहित किए हैं। तो आपका जो तैयारी करवाया जा रहा है बेसिक TGT से लेकर UGC नेट लेवल पे की जा रही है, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। हम आपके स्तर का पूरा जो है ख्याल रखते हैं, आपके जो स्तर है उसको हम गिरने नहीं देते हैं, हम ज़्यादा उठने भी नहीं देते हैं, बैलेंस करके चलते हैं ताकि आपका जो एक तैयारी है बेहतर ढंग से हो सके। और साथ ही अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लक्ष्मी दासिन का देखिए यहाँ चर्चा आया है। अगर आप पढ़े होंगे उपन्यास, UGC नेट के जो तैयारी किए होंगे उनको तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, और जो भी मैदा आंचल उपन्यास पढ़े होंगे तो उनको पता चल रहा होगा मैदा आंचल में जो है लक्ष्मी दासिन का चित्रण किया गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। मैदा आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत बेहतरीन काव्य है जो 1954 में प्रकाशित होता है, और इसमें जो है आंचलिक ये कहानी है, यानी उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक कहानियों से भरा हुआ ये जो है उपन्यास है। और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चर्चा किया गया है। उसके बाद देखिए गोदान उपन्यास है, तो इसका प्रकाशन 1936 में होता है, मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। उसके बाद आपका बंटी है जिसका प्रकाशन 1971 में होता है, ये मन्नू भंडारी की बहुत बेहतरीन उपन्यास है। आपका बंटी में जो तलाक शुदा परिवार होता है उसके पुत्र है जो है पुत्री है उसके दंश को मनोवृत्ति को दिखाया गया है। तो इस तरीका से डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। और दूसरी बात है डिजिटल बोर्ड की समस्या है, तो सारा चीज़ एक जगह लिख पाना असंभव हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाते हैं और समय का भी अभाव है। तो आगे हो सकता है आप लोग सहयोग कीजिएगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, तो और डिटेल में हम लोग देखेंगे। बेट में हम कोशिश करेंगे कि डिजिटल बोर्ड पे क्लास लें ताकि राय भी संप्रेषण हो सके और जो है हाव भाव से भी प्रश्नों को समझा जा सके। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। यहाँ जो पत्रिका दिया गया है और उसके संपादक हैं तो उसके साथ सही सुमेलित आपको करना है। तो देखिए आनंद कादम्बनी जो पत्रिका निकलती थी, आनंद कादम्बनी जो पत्रिका निकलती थी वो बद्री नारायण चौधरी निकालते थे, यानी विकल्प का जो हो जाए 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए समालोचक है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है,
भारतेंदु पंत्रिका जो है राधाचरण गोस्वामी का है और बारह बोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इस तरीका से अगर मिलान आप कर रहे हैं तो विकल्प ख सही आपको समझ में आ रहा होगा, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। बारह बोधनी जो पत्रिका है महिलाओं से संबंधित था, ये भी आपको दिमाग में नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है, यानी नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में ये जो कथन है वो किनका है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है नई कहानी का चर्चा आएगा तो कमलेश्वर जो है ये कथन को कहने वाले हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा, कमलेश्वर। तो ये इनका ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस लेखक के लिए कहा है? ये जो कथन है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके बारे में ये कहे हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में बहुत चीज़ों को लेकर मतभेद रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये बातें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, विकल्प ख सही है। जहाँ आप देखिएगा विरोध का बात होगा तो हजारी प्रसाद विरोध ही करते हैं रामचंद्र शुक्ल का, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए, यानी कौन से काव्य का प्रकाशन कब हुआ था उसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए जूही की कली जो है उसका प्रकाशन जब होता है तो 1916 ईस्वी में होता है, भारत भारती 1912 में, कामायनी 1935 में, प्रिय प्रवास 14 में। अब देखिए जूही की कली जो है निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, प्रिय प्रवास हरिओद का है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? यानी ये जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पंक्ति है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो ऐसा पंक्ति भी उठा करके पूछ देता है, तो इसलिए आपको सभी तरीके से प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पंक्ति भी, कथन भी, प्रकाशन भी, जन्म अनुसार सजाना भी, कहानी का जो है रचनाकार और रचना, ये सारे तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। व्याकरण से प्रश्न रहेंगे, गद्यांश रहेंगे, समाज से, सभी दृष्टि से जो है तैयार किया गया है आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो सके। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो देखिए आप देख रहे हैं सिक्का बदल गया, उसका एक पात्र है साहनी, बिल्कुल सही है। उसने कहा था उसका पात्र है सूबेदारनी, ये भी सही है। कहानी का प्लॉट है भगजोगनी, तो ये भी सही है। तीनों की तीनों जो है नायिका है कहानी की। तो ये जो है मिलान करने का असंगत पूछ रहा है, तो यहाँ कोई भी असंगत आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर में से कोई नहीं हो जाएगा। अब सिक्का बदल गया कृष्णा सुप्ती का कहानी, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेरी का है। कहानी के प्लॉट जो है शिवपूजन सहाय का है, तो ये जो है सही है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करता है? यानी कौन सा जो है पर भारतीय जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर व्यंग करता हुआ देखने को मिलता है रचना में?
तो ये जब देखिएगा आप पढ़िएगा, एक जामुन का पेड़ है, जामुन का पेड़, तो उसको आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या प्रशासन व्यवस्था पे व्यंग किया गया है। यूजीसी नेट में ये जो है उसको लगाया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कृष्णचंद्र का ये जो है रचना है जामुन का पेड़, दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल देता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल देता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? देखिए ये जो है, जब महिला विमर्श स्थापित हुआ तो पुरुषों के खिलाफ बात उठाई गई और जो महिलाओं का जो हक था उसके लिए आवाज़ उठाया गया है। तो महिलाओं का सबसे पहले समस्या को महादेवी वर्मा दिखाते हैं अपनी रचना में। तो उन्होंने ही जो लिखे हैं अपनी रचना उसमें दिखाए हैं इस समस्या को, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म कार्य के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, यानी सही अनुक्रम क्या है उसको आपको बताना है। तो देखिए राजा श्रीनिवास दास का जो जन्म होता है वो 1851 में होता है, 1851 में। प्रेमचंद का आपको पता होगा 1880 में होता है। अमृता नागर का जो जन्म है 1916 में होता है और कमलेश्वर का जन्म जो है 1932 में होता है। तो अगर आप सही से देख पा रहे हैं, मिला रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीका से जो महत्वपूर्ण रचनाकार है उनके जन्म के अनुसार सजाने के लिए भी पूछता है, यूजीसी नेट में ज़्यादा पूछता है। तो हो सकता है आपके जो क्वेश्चन का स्तर है कम रहा है, इस बार हो सकता है हाई कर दे। तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। सरल प्रश्न भी यहाँ हम समाहित करेंगे। आपको देख रहे होंगे, अगर आप सेट 1 से देख रहे होंगे तो पहले सरल प्रश्न था, अब कठिन थोड़ा सा हुआ है, आगे और थोड़ा कठिन होगा। उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे प्रीवियस सेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुई अजगर सी गुजरिका में कौरव वंश को लपेट कर सुखी रखड़ी से तोड़ डालेगी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसकी है? तो ये जो पंक्तियाँ हैं धर्मवीर भारती का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। इनकी एक रचना है अंधा युग, उसी से ये पंक्ति को उठाया गया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग जो मंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विस्तब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्ति है वो किसकी है बताना है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है जो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? मार्क्सवाद यानी समाज का बात करेगा, यथार्थ का बात करेगा, वही मार्क्सवाद है। यानी प्रगतिशील लेखक को ही मार्क्सवाद कहा जाता है, प्रगतिशील आलोचक को ही मार्क्सवाद कहा जाता है हिंदी साहित्य में। तो शिवदान सिंह चौहान जो हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिवादी आलोचक हैं, तो विकल्प क जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। शुक्र जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किसका है? ये शुक्र जी के संबंध में, आचार्य रामचंद्र जी के संबंध में किनका ये कथन है? तो ये जो कथन है रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी हमेशा रामचंद्र शुक्ल का सपोर्ट करते आएंगे, समर्थन में बातें को लिखते नजर आएंगे, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी असंगत है? निम्नलिखित में कौन सी असंगत है आपको बताना है, इसमें असंगत क्या है। तो देखिए श्रीधर पाठक का जो जन्म है 1859 में हुआ था, बिल्कुल सही बात ये कहा गया है। प्रेमचंद का जन्म 1888 में, ये गलत है। मैथिली संगुर का 1886 में, ये सही है। तो असंगत पूछ रहा है तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर बताया जा चुका था 1880 ईस्वी में प्रेमचंद का जन्म होता है, तो ये असंगत है।
तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीका से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले प्रश्न को क्या कहता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद का नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रसाद का नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है। इसके लिए आपको नाटक बारे में देखे होंगे, कब किसका प्रकाशन है, बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। अगर आप वहाँ देखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि कौन क्या हो जाएगा। तो देखिए, स्कंदगुप्त का प्रकाशन 1928 में हुआ था। ध्रुव स्वामी का प्रकाशन 33 में हुआ था। एक घूट का प्रकाशन 30 में हुआ था। और चंद्रगुप्त का प्रकाशन जो है 1931 में हुआ था। तो आप इस तरीका से देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो है आएगा एक घूट, उसके बाद आएगा 28 में प्रकाशन हुआ था, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त आएगा, उसके बाद आएगा एक घूट, उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद आएगा ध्रुव स्वामी। तो सबसे पहले स्कंदगुप्त आएगा, 1928 में हुआ था। उसके बाद आएगा एक घूट, उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त, उसके बाद आएगा ध्रुव स्वामी। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि का है? किस कवि का ये पंक्ति है आपको बताना है। ये जो पंक्ति है किस कवि का पंक्ति है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किस कवि का ये पंक्ति है आपको बतानी है। तो ये जो पंक्ति है आपको पता होनी चाहिए, अमीर खुसरो की पंक्ति है। विकल्प ग सही हो जाएगा। जो आदिकालीन कवि है लेकिन खड़ी बोली में अपनी रचना करते हैं, और ये जो है आदिकालीन कवि हैं जो पहेली और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसी का विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किसका है, यानी तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? यानी सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व जहाँ भी आ जाएगा तो अनुच्छेद 351 हो जाएगा, उसी में जो है ये बातें की गई है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आपको पता है राजभाषा जो है उसके लिए अनुच्छेद 343 से 351 तक बातें की गई है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। कथन किसका है, यानी ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विकल्प ख सही हो जाएगा। यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। यहाँ सुमेलित कीजिए कौन सी रचना किसकी है। तो काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, रसराज जो है मतीराम का है, रस विलास जो है देव का है, रस सारांश भिखारी दास का है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, रीतिकालीन काव्य है। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। विकल्प ग सही हो जाएगा, जिसे सरहप्पा भी कहा जाता है। तो विकल्प ग सही है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम आपके लिए चीज़ें को बनाकर प्रस्तुत करते हैं। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट था? तो सर्वाधिक निकट था यानी जो खड़ी बोली है उसमें रचना की गई थी, तो वो अमीर खुसरो का बात कर रहा है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। खड़ी बोली में इन्होंने ही रचना की थी। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है
वो आपको बताने हैं। तो प्रबंध चिंतामणि मेरी तुम का है, बिल्कुल सही है। संदेश रासक अब्दुल रहमान का है, बिल्कुल सही है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं। सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ देखिए ग्रंथ है, उसके बाद जो है ये रचनाकार है, आपको सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले ज्ञान बोध आएगा जो मरुक दास का है। उसके बाद सब सागर जो है बुर्रा साहब का है। हाडे बानी जो है ददुदयार का है। सर्वांगी जो है रज्जब का है। तो इस तरीका से अगर आप देखे होंगे तो विकल्प ख सही हो रहा है, विकल्प ख सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है आपको बताने हैं। तो सहजोबाई जो है ज्ञानश्रयी शाखा के हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। यानी निर्गुण भक्ति के ज्ञानश्रयी शाखा के कवि में सहजोबाई आते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। विपरीत कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है, वही ऐसी बात लिखे हैं अपने साहित्य में, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इंद्रावती नूर मोहम्मद का है, हंस जवाहिर कासिम शाह का, चित्राबरी उस्मान का। तो तीनों के तीनों जो है सुमेलित है, तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा काव्य जायसी का है? तो कौन सा काव्य जायसी का आपको बताना है। तो कहरनामा, कन्हावत, मानसरनामा, तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी का है, तो विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो ये जो कथन है वो जायसी के बारे में कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि पद्मावत में सारे चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य दक्षिणारीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ उल्टी कहत नवीन भी होता है या परवीन भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, इसमें कन्फ्यूजन है। तो विपरीत पंक्तियाँ किसकी है? तो ये जो पंक्ति है वो काव्य की परिभाषा देते हुए देव जो है रीतिकालीन कवि लिखते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये भिखारी दास का कथन है। तुलसीदास और गंग कवि के बारे में लिखा गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रस्तुता को रीतिकालीन के नामकरणों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कौन से नाम किसने दिया था आपको बताना है। तो देखिए कलाकार जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का है, अलंकृत कार जो है मिश्र बंधु का है, श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद का है, अंधकार त्रिलोचन का है। तो अगर मैदान आप किए होंगे तो देख रहे होंगे विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भाषा भूषण का विवेच्य है, यानी भाषा भूषण जो काव्य है उसमें किसका वर्णन किया गया है, किसकी विवेचना की गई है? तो उसमें जो है अलंकार की विवेचना की गई है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो है जसवंत सिंह जी हैं, भाषा भूषण के रचनाकार, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिताप शब्द का अर्थ है, अब देखिए व्याकरण वाला टॉपिक है, यानी व्याकरण से प्रश्न देखने को मिलेंगे 40, तो उसको आप लोग देखते चलिए। तो परिताप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा संताप, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। जगदीश में कौन सी संधि है? जगत जोड़ीस, तो आप देख रहे हैं व्यंजन संधि है, विकल्प ग सही हो जाएगा। काम का प्रयुक्त शब्द अर्थ नहीं है, यानी कौन सा अर्थ काम का नहीं है वो आपको बताना है। तो काम मतलब कामना, इच्छा या काम, तीनों हो जाएगा। तो विकल्प में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं पूछा है, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव है,
यथाशक्ति यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अलगाव की स्थिति यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो आप लोग अगर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो एक कोई भी व्याकरण का पुस्तक होनी चाहिए जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे आदि चीज़ों को देखते रहें, क्योंकि उसको नोट्स में बांधना मुश्किल है। तो उन सभी का नोट्स नहीं दिया जाएगा, आप उसको व्याकरण से देख सकते हैं। मूर्धन्य वर्ण नहीं है, कौन सा जो है मूर्धन्य वर्ण नहीं है आपको बताना है। तो मूर्धन्य वर्ण का जब बात आएगा तो ज जो है मूर्धन्य वर्ण नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मातृनाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो मातृनाम का जो संधि विच्छेद है मातृपुरुष ऋनाम, तो यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खिड़की का पर्यायवाची शब्द है, तो खिड़की का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। तो वातायन कहा जाता है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न रहेंगे व्याकरण से, कुछ हार्ड भी रहेंगे जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या है उसको आप देखिए और समझिए और बताइए। तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ऐसा नहीं है। चार दीवारी के पार, तो चार दीवारी के पार बहुत सारी इमारत हो सकती है, एक का चर्चा नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान दे, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान दे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी गलत है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सही है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो अति उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो अति जो युक्ति, अति अकर्मण, अति रिक्त, तीनों के तीनों बना होगा, नहीं पूछा है तो फिर उसमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है, तो आर्द्र मतलब गीला होता है, यानी तो इसको आप देखिएगा शुष्क यानी सूखा होगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। रामू घर से निकला में कौन सा कारक है, रामू घर से निकला में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपादान कारक, यानी एक जुदा हो रहा है ना से, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। नेपाली शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है आपको बतानी है। तो नेपाली शब्द में ई प्रत्यय है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। तत्सम है, यानी कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो कर्म जो है तत्सम है, विकल्प क सही हो जाएगा। ये सारे जो है तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, वाक्य है, यानी कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो और से जुटा हुआ है, संयुक्त वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द आप देख रहे होंगे कि परिणति इस प्रकार से लिखा जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द भी आप देखिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है और देखने को प्रश्न ऐसा भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो कितने भेद हैं वाक्य के रचना के आधार पे आपको बताना है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है, तो क्या अर्थ है। ये जो प्रश्न है आधा तितर आधा बटेर, ये भी जो है बीपीएससी 3.0 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि हम पहले प्रैक्टिस सेट में बता दिए थे 2 में और 3 में, तो ये डायरेक्ट प्रश्न उठा करके पूछा गया था। तो अनमेल वस्तुओं का संयोग आधा तितर आधा बटेर, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण में संधि हो जाने से क्या बनता है, तो वर्ण में संधि हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं नई ध्वनि का निर्माण होता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अगर शब्द नहीं है, शब्द रहता तो शब्द पहले आता, लेकिन शब्द विकल्प में नहीं है तो ध्वनि आ जाएगा, ध्वनि भी बनता है। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है, तो अनुस्वार किसका सूचक है आपको,
तो आपको पता होनी चाहिए कि श्याम सुंदर दास के सिफारिश पर हिंदी के पंचमा अक्षर के स्थान के लिए अनुस्वार का भी जो है प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो अण, न, य, उसके बाद न और म, ये दोनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इन पांचों के लिए जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सदा स्त्री रिंग वाला शब्द कौन सा है, यानी हमेशा स्त्री रिंग में रहने वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें स्त्री रिंग वाला शब्द है पक्षी, हमेशा स्त्री रिंग में रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या है। तो प्रसिद्ध मतलब विख्यात, विकल्प ख सही हो जाएगा। आपको व्याकरण के प्रश्न जो है बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इसको भी हार्ड करेंगे, क्योंकि हम इसलिए इसको अभी सरल रखे हैं क्योंकि व्याकरण के टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं। जब व्याकरण के टॉपिक पढ़ा देंगे तो प्रश्न का स्तर जो है इसका भी हाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया नहीं। बोलना, हंसना, चलना ये सब क्रिया है, लेकिन छाया क्रिया नहीं है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, संज्ञा के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। तो सामान्य भूतकाल में क्रिया जब रहेगा तो उसने पुस्तक पढ़ी, विकल्प क सही हो जाएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो ग्रस्त का जो है मुक्त, यानी जो उसको ग्रसित किया जाता है यानी गुलामी, तो उसको मुक्त किया जाता है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है। कौन सा व्यंजन अघोष है आपको बताना है। तो ख जो है अघोष व्यंजन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो हे अजी अहो अरे, यानी संबोधन को दर्शा रहा है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है आपको बताना है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है, विकल्प क सही हो जाएगा। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। रूढ़ शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो कमर जो है रूढ़ शब्द है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलमारी और आरपिन में किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। अलमारी और आरपिन किस विदेशी भाषा के शब्द हैं आपको बताने हैं। तो ये जो शब्द हैं वो पुर्तगाल से आया हुआ शब्द है, और दोनों जो है इसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसको यहाँ समाहित किया गया है, क्योंकि अलमारी शब्द का जो है नेट में प्रयोग किया गया था कि कहाँ का शब्द है, तो पुर्तगाली शब्द है। तो अब जो है हम लोग गद्यांश को देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों का ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यानी उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है, पहले गद्यांश को पढ़ना है। तो आप लोग जब भी गद्यांश बनाइए तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि गद्यांश के अनुसार ही आपको चलना है, अपने मन से कोई भी चीज़ जोड़ना नहीं है, क्योंकि गद्यांश जिसका चर्चा करेगा वही विकल्प में रहेगा, तो आंसर सही है, अन्यथा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से गद्यांश आप सही कर सकते हैं। और टीजीटी में लगभग 4-5 गद्यांश और पीजीटी में 2-3 पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी 1-2 गद्यांश पूछता है। तो इसलिए गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए दिमाग में बैठा दीजिए कि अगर ये कहेगा कि सूर्य पश्चिम से उगता है तो आपको मानना है कि पश्चिम से ही उगता है। तो जैसे कहेगा उसी के अनुसार जवाब देना है, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, इसका जवाब देंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए। एक समय था पानी सब जगह मिल जाता था, अतः इसे कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण पानी अब दुर्लभ हो गया है। इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बहुत बढ़ गया है। अब केवल सिंचाई के लिए नहीं बल्कि उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जब अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है, जब की जगह जल होगा, जल अब एक बहुत नगरों में जल की भारी मात्रा में आवश्यकता है, क्योंकि जल को पाने के साथ साथ सभी घरेलू कामों में उपयोग होता है।
नगरों में सीवर की सफाई तथा उद्योग के लिए भी जल की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। पीने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति में कई दोष पाए जाते हैं। पानी को स्वच्छ करके मानवीय उपयोग के लिए लायक बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ व्यवस्था बात किया है पानी के बारे में, यानी जीवन में पानी का कैसे उपयोग किया जाना है, इस पे प्रकाश डाला गया है। अब देखिए यहाँ प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं और जवाब देने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है आप लोग सही जवाब दीजिएगा क्योंकि समझ गए हैं। पानी किस मुख्य कारण से इतना दुर्लभ हो गया है, आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण आपको जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ऊपर चर्चा किया गया था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। पानी महंगा हो गया ऐसा बात नहीं है, पानी के स्रोत घट गया ऐसा चर्चा नहीं किया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का कौन सा मूल्य बढ़ गया है, तो चर्चा किया था जल का आर्थिक मूल्य बढ़ गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। फसलों को पानी की आवश्यकता किस रूप में होती है, तो धुलाई में नहीं सिंचाई में होती है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप जब पढ़िएगा अच्छे से, पहले गद्यांश को ठंडे दिमाग से पढ़ दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जल्दी जल्दी में रहिएगा तो गलत हो जाएगा, इसे आराम से पढ़िए समझिए उसके बाद जवाब दीजिए। पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए, क्लोरीन से चर्चा नहीं है, संग्रहित करके ये भी चर्चा नहीं है, स्वच्छ करके बिल्कुल चर्चा किया गया है, तो ग सही आंसर हो जाएगा क्योंकि स्वच्छता का चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, तो क्या होगा, जीवन की जरूरत, जल की स्वच्छता, जलहीनता। जल की स्वच्छता की बात किया लेकिन उपयोग के लिए किया है, तो जीवन की जरूरत जल, विकल्प को सही हो जाएगा। अब एक और गद्यांश है उसको देखते हैं, उसके बाद जो है उससे संबंधित प्रश्न को बनाएंगे। तो देखते हैं। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है, यानी जो उपयुक्त चुनाव करता है। जैसे आप लोग एग्जाम में सही विकल्प का अगर चुनाव करना जान जाते हैं तो आप क्या हैं, सबसे बड़ा कलाकार हैं, सबसे बड़ा सफल व्यक्ति हैं। चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक हो गई तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। यानी जरी मनी भी आपको गलती हो जाता है चुनने में तो असफल हो जाते हैं, मेरिट बनने में दिक्कत होता है, तो यही बात यहाँ की जा रही है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश कार्य का, जन्म मृत्यु का, किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने बस में हैं जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है। जैसे काम करने या न करने का चुनाव, आलस्य और परिश्रम का चुनाव, अच्छी बुरी संगति का चुनाव। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव पर भी हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलताओं की संभावनाएं निर्भर है। मनुष्य का चित्त बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव निचाई की ओर तेजी से बहता है, उसी तरह मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं और ये वाक्य हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है। अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है। तो अब गद्यांश से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो सफल व्यक्ति किसे कहा गया है, जो उपयुक्त व्यवहार करे, ऐसा नहीं है, जो उपयुक्त व्यापार करे नहीं, जो उपयुक्त चुनाव करे, यानी सही का जो चुनाव करना जान गया, उपयुक्त चुनाव करना जान गया, वही सफल व्यक्ति माना जाता है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। तो आप लोगों से भी यही हमारी जो है कहना है कि आप लोग जब भी एग्जाम में बैठिए प्रश्नों को समझिए, उसके बाद जो है उचित चुनाव कीजिए ताकि आप सफल रूप में जो है एक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपना जो है सफलता पा सकें। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चुनाव हमारे बस में नहीं है, तो माता पिता का चुनाव, जन्म मृत्यु का चुनाव, ये दोनों जो है हमारे बस में है, ये दोनों हमारे बस में नहीं है, लेकिन अच्छी बुरी संगति का चुनाव हमारे बस में है, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है,
तो परिश्रम या रस का ऐसा नहीं है, उत्थान या पतन का चर्चा नहीं किया गया है, अच्छी या बुरी संगति का बिल्कुल सबसे अच्छी चुनाव यही है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जीवन इसी पे निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होती है? तो मनुष्य का जो चित्त है यानी हृदय है, मन है, वो बुराइयों की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित, जल्दी और तेज़ी से आकर्षित होती है। विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। किसका चुनाव मानव के बस में नहीं है? तो माता पिता का चुनाव, जन्म मृत्यु का चुनाव, देश काल का चुनाव, ये तीनों जो है मनुष्य के बस में नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प का सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष प्रैक्टिस सेट 18 यानी अभ्यास सेट 18 प्रस्तुत किया। हमें आशा है नहीं, पूरी विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इतना देर तक बने रहें, एक को प्रश्नों को देखें तो आपका कितना सही हुआ कमेंट करके हमें बताइए। और कोई भी चीज़ को एक बार नहीं देखिए, 2-4-5 दिन के बाद पुनः देखिए। 2-4-5 दिन के बाद पुनः देखते रहने से आपका जो है दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। और इसी तरह हम जो है चीज़ें को उपलब्ध करवाते रहेंगे। टॉपिक भी होगा, प्रैक्टिस सेट भी होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ मेरे चैनल के माध्यम से करवा दिया जाएगा। अगर इसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे 249 रुपया पेमेंट करके इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर दीजिए पेमेंट का स्क्रीनशॉट। तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का पाना चाहते हैं तो 199 रुपया पेमेंट करके इस पर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन के माध्यम से 4000 प्लस लोगों ने सफलता पाया है TRE 2 और 3 में, हिंदी सब्जेक्ट में सिर्फ। तो आगे आपका भी नंबर है। इसी तरह UGC नेट में भी बहुत से लोग जो है सफल हुए हैं। इस बार भी एग्ज़ाम अच्छा गया है हमारे चैनल के जो मटेरियल था उसके माध्यम से। और हर एक स्टेट का PGT TGT है उसके में से भी जो है बहुत ये तैयारी जो है कीजिएगा तो हेल्पफुल साबित होगा। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए मेरे साथ जुड़ करके और जो है लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।